मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया ये, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेट, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, ठीक है ना, इनके छोटे पीसेस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट की, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ पोल रिपेल, साउथ पोल रिपेल, ठीक है। क्या रीजन है इस अट्रैक्शन का और रिपल्सन का? तो भाई देखिए, अट्रैक्शन क्यों होता है ये भी समझते हैं, रिपल्सन क्यों होता है ये भी समझते हैं। जब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है कि वो लेंथ वाइज क्या होंगी, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगी और लिटरली एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगी। तो जब दो सेम पोल पास आते हैं तो फील्ड लाइंस जब निकलती हैं नॉर्थ पोल से, जैसे नॉर्थ पोल फील्ड लाइन निकली तो वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो फील किसको होता है, मैग्नेट को, और वो दूर भागते हैं। वहीं अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दिखा है तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगे, साउथ पोल में जाएंगे और लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट होने की कोशिश करेंगे तो दोनों पास आएंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ही ये अट्रैक्शन और रिपल्सन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इतना तो आपके समझ में आ ही गया। देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल रिपेल। ओके, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड जहां जहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो जहां जहां तक वो एक एप्रिसिएबल फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे मैग्नेट पे या आयरन के पीसेस पे, तो हम कहेंगे वहां वहां तक उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पोर्शन पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे कि अगर मैं कहूं, मैं कहां जहां जहां तक मुझे लोग जानते हैं तो वहां वहां तक मेरा फील्ड है, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेट जहां जहां तक अपना इन्फ्लुएंस लगा सकता है वो उसका फील्ड हो गया। ये है उसकी फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की भाई बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि वो साउथ पोल से अंदर जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। और देखिए आउटर में तो वो नॉर्थ से साउथ जा रही है और इनर में वो साउथ से नॉर्थ को ट्रेवल करेंगी, ठीक है। कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं, कभी भी एंड नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी साउथ पे जाके एंड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, देखिए अगर मैं आपसे कहूं फील्ड लाइंस क्या है, तो फील्ड लाइंस एक यूनिट नॉर्थ पोल, एक यूनिट नॉर्थ पोल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और वो जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो वह कहलाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, देखिए इमेजिनरी लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइंस है जो बताती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स द साउथ पोल, ठीक है, आउटर में, इनर में इसका उल्टा। फिर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, रीजन देखिए। लेट अस सपोज करो, मान लेते हैं ये दो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। अगर इंटरसेक्ट कर लिया, आपको पता है कि फील्ड लाइन पे अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो वो देता है मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे
टेंजेंट बनाऊंगा तो एक टेंजेंट ये बनेगी और एक टेंजेंट ये बनेगी, ठीक है ना, दो टेंजेंट बन गई, यानी एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन। क्या वो पॉसिबल है? नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो कभी भी ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए, ओके, अब बात करते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इस बात पे डिपेंड करता है जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं वो मैग्नेट से कितनी दूरी पे रखा हुआ है। मैग्नेट के जितने पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, मैग्नेट से जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक। और दूसरी बात कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अच्छा, तो अगर किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जा रही है तब की बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज करो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पर और आपने करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बेटा, ठीक है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वो कंडक्टर के जितने पास होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम, यहाँ बहुत कम और इसके बाद बहुत ज्यादा कम, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड कर गई, एक तो करंट की वैल्यू पे और इनकी डिस्टेंस पे, ठीक है। ये किसके लिए? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट के केस में करंट की तो बात ही नहीं होगी, तो मैग्नेट के केस में वो पॉइंट मैग्नेट से कितनी दूरी पे रखा है इस बात पे डिपेंड करता है, और वो पॉइंट कहां पे उसका ओरिएंटेशन है। जैसे कि पोल्स के आसपास होगा तो पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इधर कहीं रखा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट्स में तो यहाँ पे थोड़ा कम होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि आप देखें, देखना होगा आप लोग क्लियरली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के वहां पे बहुत ज्यादा पास पास है, तो जितनी पास पास फील्ड लाइंस आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग। ओके, चले आगे बढ़े। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। देखिए उनके बीच में डिस्टेंस भी बराबर बराबर होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल लाइन से डिनोट किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे कर्व लाइन से अगर हम शो कर रहे हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, फील्ड लाइंस पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। यहां देखें तो हर एक पॉइंट पे यहां 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 कहीं पे भी देखें मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एक जैसा है। ओके, क्लियर। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, हमारे ओरिस्टेड अंकल ने क्या कहा और क्या किया था जरा समझते हैं। ये ओरिस्टेड अंकल जो है ना खेल रहे थे एक सर्किट के साथ, एक तरीके से बहुत सिंपल सी बात समझिए, वो एक सर्किट में कुछ सोच रहे थे और ऐसे बटन ऑन ऑन ऑफ कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे ही उनका ध्यान गया सामने पे एक मैग्नेटिक कंपास पे, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही ऑन कर रहे हैं वैसे ही फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें, जैसे ही ऑफ कर रहे हैं फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रही है तो वो मैग्नेटिक कंपास को हिला रही है, मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गई बैटरी, बैटरी से ये आ गया आपका करंट। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रखी की को ऑन करा, की को ऑन करते ही करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे जो कंपास था उसने डिफ्लेक्शन शो करा, डिफ्लेक्शन शो होते ही समझ में आ गया अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी कि दिस प्रूव दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। ओके,
चलिए भाई आगे बढ़े। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख दीजिए, आने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या बताता है मैक्सवेल्स थंब रूल? कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़िए कि थंब जो है आपको बताए डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये जो आप कर्लिंग करेंगे फिंगर की, ये आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रखा है कि थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगी। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। भाई एक स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखिए, डिस्टेंस ऑफ द वायर, और वी कैन से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आप चेक करना चाह रहे हैं, मैंने अभी डिस्कस कर लिया है इसको। और दूसरा करंट की स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट की, जो पॉइंट हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं वायर से कितनी है। वायर से जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वायर से जितना दूर उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी वहां पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। वी 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 आई एम पी, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप किससे बना होता है? छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से मिलकर बना होता है। यहां पे मैं मान लेता हूं एक छोटा सा स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में है, ऐसे। तो ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए अंदर को ऐसे बनेगी, ऐसे। अब यहां देखें कैसे, ऐसे। अगर हम चेक करें कि यहां पर की फील्ड लाइंस ऐसे, यहां पर की फील्ड लाइंस ऐसे, तो सेंटर में फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, ये इनका रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। ओके, सेंटर में देखिए आपके जो फील्ड लाइन है वो सीधे अंदर को जा रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या बनेंगे? फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर, वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है ना, और फील्ड एट द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर, सबसे ज्यादा कहां पे होगा? सेंटर में होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला आपको 12th में पढ़ना है। अगर आप लोग 12th में साइंस लेते हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको 10th में पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पे डिपेंड करेंगे? सबसे पहली चीज करंट, करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। करंट जितना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द लूप, बिल्कुल सही बात समझते हैं। देखिए रेडियस ऑफ लूप पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा लूप होगा, जितनी रेडियस ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उससे उतना ही कम बनेगा। और जितने छोटे लूप होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उससे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात होप कि आप लोगों को सबके समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सबसे पहली बात तो करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होती है एक कॉइल, कॉइल जिसमें करंट पास कराया जाए। एक कॉइल, कॉइल में करंट पास करा दिया जाए, उसे सोलेनॉइड बोलेंगे। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक कॉइल, कॉइल के अंदर कोर मटेरियल भी रखना है। नहीं, कोर मटेरियल वो इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी जो परमिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अदरवाइज
एक सिंपल कॉइल कैरिंग करंट इज नोन एज सोलेनॉइड। एक ये देखिए, एक वायर है, वायर को ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, ये टर्न दे रखे हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो कर रही है, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। यहां से फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं, ठीक है, और इधर से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, इधर से फील्ड लाइन अंदर को जा रही है ऐसे, ठीक है, ओके। A solenoid is a coil of wire carrying current, produces a uniform magnetic field similar to a bar magnet। बिल्कुल, यानी कि एक सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। The field inside the solenoid is stronger and uniform। देखिए, एक यूनिफॉर्म फील्ड बन रहा है, लाइंस यहाँ पे देखिए पूरी पैरेलल आ रही है, स्ट्रॉन्ग भी है और पैरेलल भी है अंदर। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस दिख रही है, जो पैरेलल लाइंस का मतलब है बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इसको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जनरली यूज करते हैं। और देखिए, सबसे हाईएस्ट जो होता है इसमें सेंटर पे होता है, या कॉर्नर में इसका जस्ट हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ कॉर्नर में हो जाएगा b/2, b/2, ठीक है। अच्छा, एक सोलेनॉइड अगर एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो कॉइल का एक एंड नॉर्थ पोल होगा और एक एंड साउथ पोल होगा। कैसे पता चलेगा कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है? तो देखिए, ये अगर कॉइल को अगर हम इस साइड से देखते हैं, यहां से देखते हैं साइड से, तो मुझे ऐसे दिखेगा गोल, ठीक है। अगर इसमें करंट कुछ इस तरीके से चल रही होगी, ये इस तरीके से करंट चल रही है, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, ये क्या बन रहा है, एस बन रहा है, क्या बन रहा है, एस बन रहा है, साउथ पोल है, ये साउथ है, ठीक है। और देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये क्या बन रहा है, एन बन रहा है, तो क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ होगा, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, 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 ठीक है, ओके। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, क्लॉकवाइज में साउथ, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई, एक सोलेनॉइड से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, पहली चीज, आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, ये उतने ही ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, करंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, इसके लिए फॉर्मूला, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना है। लेकिन यहां से मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कितने एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यानी N के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर देखिए सोलेनॉइड के अंदर अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं तो उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई देखो, जो आप कह रहे हो कि सॉफ्ट आयरन कोर को एक कॉइल के अंदर रख देते हैं वो सोलेनॉइड बन जाएगा, तो सोलेनॉइड नहीं बनेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। कॉइल, कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि जैसे ही बैटरी से आपने एक वायर को किस पे कनेक्ट कर दिया, आयरन नेल के ऊपर कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से लपेट दिया, तो आपकी जो आयरन नेल है वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, वो चीजों में चिपक जाएगी, निकल के या आयरन के पीसेस में, ठीक है ना। अब कैसे, कहां पे नॉर्थ पोल होगा कहां पे साउथ पोल होगा, वो किससे पता चलेगा, कॉइल से पता चलेगा, क्लॉकवाइज है करंट या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसको करंट पास करके हम बनाते हैं। जब इसकी जरूरत होती है तब हम इसमें से करंट पास करते हैं, उसको बना लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो छोड़ देते हैं, मतलब उसको
नहीं करंट पास कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा शिप में बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, वो आयरन के जो कंटेनर्स होते हैं उनको उठाया जाता है बड़ी बड़ी क्रेन्स से। तो उन बड़ी बड़ी क्रेन्स में लगे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन, कंटेनर चिपक जाएगा, उठा के कहीं को भी ले जाइए, और उसके बाद जहां पे ले जाके छोड़ना है वहां पे ले जाके करंट को बंद कर दीजिए। करंट बंद, कंटेनर ड्रॉप। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराना पड़ता होगा कि वो इतने हैवी हैवी टन्स के हिसाब से जो कंटेनर्स होते हैं उनको उठा के रखते हैं। ठीक है, ओके। यूज्ड इन क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, एमआरआई मशीन एंड रिले। ठीक है ना, इन सभी चीजों में इसका यूज होता है। सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको दिखा दिया है, एक आयरन नेल के ऊपर कॉइल्ड वायर है, बैटरी लगा रखी है, ये वायर से कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे वैसे ही ये किसकी तरह काम करने लगेगा, मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। ओके, फोर्स experienced by a current carrying conductor on in a magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वो क्या फील करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उससे करंट बनेगी, करंट बनेगी तो करंट जहां होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो उसका हो गया चार्ज पार्टिकल का, और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा हुआ है। और आपको पता है दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स लगता है। ठीक है ना, अब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब वो चार्ज पार्टिकल को जब एक्सपीरियंस होगी, जब वो चार्ज पार्टिकल को एक्सपीरियंस होगी, तो चार्ज पार्टिकल अगर वो एक कंडक्टर के अंदर चलने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फाइनली किसको लग जाएगा, उस कंडक्टर को लगेगा फोर्स। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक चार्ज्ड पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल अगर किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। लेकिन अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे एक साथ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उन सबको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उन सबको फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो किसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कंडक्टर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यानी कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन या इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, फोर्स तो एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा भाई, उसका डायरेक्शन पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भाई देखिए, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है ना, तो एफ बी आई, देखिए अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में है आई, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो थंब के डायरेक्शन में रहेगा फोर्स। ठीक है ना, इफ फोर फिंगर, ये कौन सी फिंगर होती है, फोर फिंगर, ये कौन सी है, मिडिल फिंगर। ओके, दिखाना नहीं, ठीक है, यहां देखो, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, अब ये मिडिल फिंगर, तो देखिए, हाँ बेटा, ओके, तो देखिए एफ बी आई, if four finger direct in the direction of external magnetic field and middle finger in the direction of current, then thumb will represent the direction of force. Okay, thumb will give the direction of force. Next, factors affecting force on a current carrying conductor। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भाई
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फोर्स कितना लग रहा है किसी करंट कैरिंग वायर पे पता चलेगा? सबसे पहली चीज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही स्ट्रांग फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों होगा फोर्स एक्सपीरियंस? F बराबर क्यू वी बी, ये फॉर्मूला होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है B। ठीक है, तो B जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा। करंट इन दी कंडक्टर, करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स। ठीक है ना? या ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड, भाई उस वायर की लेंथ कितनी है? F इक्वल्स टू बी आई एल बिल साइन थीटा। ठीक है ना? यहाँ पे पता चल जाएगा B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे मत देखो, देखते तो इससे भी है लेकिन इससे देखो बिल साइन थीटा से। B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जितना ज्यादा B फोर्स उतना ज्यादा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स। लेंथ ऑफ कंडक्टर L जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उतना ही ज्यादा। साइन थीटा यानी एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड। कंडक्टर जो वायर ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? ओके, कौन सा थीटा? साइन थीटा, सिन नहीं साइन थीटा। हाँ ओके ओके। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, भाई बहुत सिंपल सी बात है भाई। जो बदलती रहे वो एसी है, जो कभी ना बदले वो डीसी है। हेलो, यहां देख लो बेटा, परेशान करने की जरूरत नहीं है, बाहर फेंकूंगा उठाकर अभी। ठीक है, जो बदलती रहती है वो एसी है, जो बदलती नहीं वो डीसी है। ठीक है, जैसे कि माँ, माँ बदलती रहती है तुम्हारी? हाँ, माँ नहीं बदलती भाई। ठीक है ओके। वाइफ, वाइफ भी तो नहीं बदलती है, डीसी है। ठीक है ना वाइफ? ठीक है, अब जैसे अभी है, अभी तू बेटा वंस अभी है, अभी चेंजिंग फील्ड, चेंजिंग उसमें है तू अपने फेज में, है ना? तो चेंजेस होते रहेंगे, तेरे चेंजेस चलते रहेंगे। ठीक है ना? तू एसी है, तो जो बदल रही है वो एसी है, जो बदलती नहीं वो डीसी है। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन और अच्छा बनाते हैं। चलो ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना जरा, इस पे जरा इंटरेस्ट आने वाला है तुम्हें। बताओ 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी, 220 वोल्ट की एसी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। ठीक है, देख भाई बहुत ध्यान से सुनो। एसी और डीसी की बात करें, एसी मतलब जीएफ हो गई और डीसी मतलब वाई। ठीक है, ये बदलती रही, ये नहीं बदलेगी भाई, नहीं बदलेगी। ये पकड़ के बैठी है तुम्हें, कह रही 7 जन्मों का साथ है तेरा मेरा, अब नहीं छोड़ूंगी 7 जन्मों तक भाई। ठीक है ना? ये है ये। ठीक है, लड़ेगी झगड़ेगी कुछ भी कर लेगी लेकिन भाई छोड़ेगी नहीं 7 जन्मों तक। चलो वो छोड़ो, बात है 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी, ज्यादा खतरनाक कौन? ज्यादा डेंजरस कौन? हाँ भाई, ज्यादा डेंजरस कौन? 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी, ज्यादा डेंजरस कौन? अच्छा, ज्यादा बड़ा शॉक कौन देगा? ज्यादा बड़ा शॉक कौन देगा? शॉक, शॉक कब लगता है? अच्छा देखो भाई, बीवी कहे कि मैं जा रही हूं मायके, शॉक लगेगा। और गर्लफ्रेंड कहे मैं जा रही हूं छोड़ के तुझे, लगेगा ना? लग गया, शौक लग गया भाई, बड़ा शौक लगेगा। क्योंकि भाई डर है अभी बड़ा खतरनाक। तो हाँ सीधी सी बात है, ऐसी
वो कर लो। एसी का शॉक बड़ा लगेगा, एसी में बड़ा शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट की एसी जो है कम से कम 312 वोल्ट का झटका मारती है। क्या कहा मैंने? 220 वोल्ट की एसी कम से कम 312 वोल्ट का झटका मारती है। और ये जो डीसी होती है ना, ये 220 वोल्ट की है तो 220 वोल्ट का ही झटका मारेगी। लेकिन डेंजरस अगर कहें तो डेंजरस डीसी। शॉक तो बड़ा एसी ने दिया, लेकिन डेंजरस डीसी है। क्यों? क्योंकि पकड़ के बैठी है, छोड़ेगी ही नहीं। खा 220 वोल्ट का झटका खाते रहे, लेकिन तब तक खा जब तक मरेगा तू। ठीक है, छोड़ूंगी नहीं। और एसी कहती है ले एक झटका और निकल, चल आउट। ठीक है, तो एसी देगी बड़ा झटका लेकिन छोड़ देगी। कई बार लग जाता है हमें, क्योंकि हमारे घर में एसी आती है, लेकिन कभी इन्वर्टर पे चिपक के देखना है। ओके, तो एसी डीसी आया समझ में भाई? लेकिन पेपर में मत लिख देना। हाँ, एसी डीसी में डिफरेंस करो, वहां लिख दिया, पता लगा भाई लिख दिया, वो बोला हमारे सर ने तो यही पढ़ाया था ना भाई, वो समझाने के लिए है। ठीक है ना? तो एसी जो है, एसी का डायरेक्शन बदलता रहता है, डीसी का एक यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है ना? डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसमें पीरियोडिकली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ओके। ये बैटरी में यूज होती है, ये घर में यूज होती है, ये घर में यूज होती है, एसी घर में यूज होती है। अरे यार, ओके, एसी घर में हाउस होल्ड में यूज होती है भाई, क्या बात। ओके, अब देखिए, ये है डीसी, देखिए बिल्कुल सीधी है लाइन, और एसी को देखिए बदलती रही। ठीक है, ओके, चलो भाई, तो एसी डीसी सबके समझ में आ गया भाई? ओके, वेरी गुड, हो गया। आगे बढ़े, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, यानी हाउस होल्ड सर्किट की बात करते हैं, यानी कि हम अपने घरों में लगने वाले सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, हम सभी के घरों में ऐसा ही सर्किट बनता है। और देखिए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, 3 वायर होते हैं। ठीक है ना? अर्थ वायर होता है ग्रीन कलर का, लाइव वायर होता है रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ठीक, अब जरूरी नहीं है, अपने घर में तुमने देखा, अरे हो जाता है कभी कभी, वो ग्रीन वाला जो वायर है उसको इन्वर्टर का भी होता है, हाँ, उसको मत काट कूट कर देना, कहना अरे तो अर्थ वायर है, खेल गए उसके साथ, खेल गए, वहीं चिपक गए, पता चला। इन्वर्टर में भी ग्रीन कलर की यूज कर लेते हैं कई बार, कहीं ग्रीन करते हैं, कहीं ब्लैक करते हैं। ठीक है ना, पहले कंसल्ट कर लेना। ओके, सबसे पहली चीज, हाउस होल्ड सर्किट में कैसा सर्किट लगाया जाता है? हमारा पैरेलल सर्किट लगाया जाता है। पैरेलल सर्किट, ध्यान रखना, पैरेलल, 2 टाइप के सर्किट होते हैं, पैरेलल एंड सीरीज। तो हम यूज करते हैं पैरेलल सर्किट। ठीक है, पैरेलल सर्किट इसलिए यूज करते हैं ताकि एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और हर एक हमारे जो अप्लायंस है उसको बराबर बराबर वोल्टेज मिले। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है ना? करंट डिफर करता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड सर्किट्स में पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। अगर हम सीरीज करेंगे तो किसी को 200, हर किसी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा हमारे सारे अप्लायंसेस में एक ही चीज लिखी होती है, 220 वोल्ट, सब 220 वोल्ट पे चलते हैं। तो 220 वोल्ट की वजह से हम लोग सब इसको पैरेलल में लगाते हैं। इंक्लूड सेफ्टी डिवाइसेस लाइक फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कभी कभी हमारे सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग यानी कि बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही जगह। आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, एक ही वो होता है, सॉकेट होता है, उसपे 3 पिन 4 पिन सब लगा के सारे सॉकेट उसमें जोड़ देते हैं। भाई सोचिए, इतने सारी चीजें आप अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा, करंट बहुत हाई फ्लो करेगा उसमें, और हाई करंट फ्लो करता है, हाई करंट फ्लो करता है तो उसका मतलब होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाए तो वायर में जो करंट की वजह से हीटिंग होगी, उससे वायर मेल्ट हो सकता है, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी लाइव वायर और आपकी न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गई, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गई, तो वहीं पर ही सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, स्पार्किंग होती है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन और ओवरलोडिंग की कंडीशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज एंड
सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का पूरा नाम ध्यान से सुनेंगे, सर्किट ब्रेकर का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे आप कहते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा फ्यूज का होता है। फ्यूज क्या करता है, एक वायर है जिसका हाई क्या है, मतलब जिसका लो वोल्टेज न लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों, थोड़ा सा हैवी करंट फ्लो हुआ, अगर जैसे हैवी करंट फ्लो होगा तो हीटिंग की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा। किसमें होगा ऐसा, फ्यूज में। किसमें होगा, फ्यूज में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, जैसे ही हैवी करंट फ्लो करती है, आइदर ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और आइदर ड्यू टू ओवरलोडिंग, इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर होती है तो सीधे सीधे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है, एमसीबी डाउन हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखिए, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए इसको जरा ध्यान से। ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये अर्थ वायर। अर्थ वायर जैसे ना कहां यूज किया जाता है, जैसे अर्थ वायर हम यूज कर देते हैं प्रेस वगैरह में देखा होगा तो एक ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक तो लाइव और न्यूट्रल के लिए ये हो गया, सॉकेट है, सॉकेट में न्यूट्रल और लाइव या लाइव न्यूट्रल, ऊपर से भी एक और होता है, जो तीसरा वाला होता है ना वो होता है अर्थिंग के लिए। ठीक, और अर्थिंग क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके ये प्रेस है, ये आपकी प्रेस है, ठीक है ना, ये आपकी प्रेस है। अब इस प्रेस में, अबे मान लेना प्रेस है, हाँ यार, ये इसकी बॉडी है। अब प्रेस की बॉडी कैसी होती है, मेटेलिक होती है जनरली। अब मेटेलिक बॉडी है, अगर बाई चांस इसका कोई भी अंदर वायर मेटल की बॉडी से टच हो गया तो आपको छूते ही क्या लगेगा, एसी का झटका, डीसी का नहीं, एसी का झटका लगेगा। और एसी का झटका लगेगा, ठीक है। तो उससे बचना है, उससे अगर बचना है तो अर्थ वायर इससे टच करा दो, जितना भी एक्स्ट्रा करंट इसमें होगा, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज इस पे आया होगा, वो सारा का सारा किसको चले जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और आपको झटका लगने से आप बच जाओगे। ठीक है ना, ठीक। आप चाहते हो आपको एसी झटका दे, चलिए, खाया नहीं है इसका मतलब तुमने अभी, कभी कभी ऐसे टच करके देखना, पता चल जाएगा। मेरे तो लैपटॉप से लग जाता है मुझे कई बार, और बड़ा भयंकर लगता है। ठीक है ना, मेटलिक बॉडी है ना इसकी। ओके चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार, इसमें बहुत सारा डिस्कशन हो गया है। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देखिए मैंने पूरा क्लियरली यहाँ पे आपको डिटेलिंग में समझा भी रखा है। देखिए, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक बाय डायरेक्टिंग लीकेज करंट, डायरेक्ट होता है डायरेक्टिंग, हाँ ठीक है। क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, हमको बचा रहा है इलेक्ट्रिक शॉक से, क्या करके, डायरेक्टिंग लीकेज करंट टू ग्राउंड, ग्राउंड को भेज रहा है, किस क्या भेज रहा है, ये आपका जितना भी लीकेज करंट था उसको। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को रोकता है। ठीक है, देख लीजिए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है ना, और जो भी फॉल्टी करंट था वो था, उसको सीधे सीधे कहां भेज दिया, अर्थ को भेज दिया। अर्थ को भेज दिया तो आप बच गए भाई शॉक लगने से। लेकिन अगर अगर सपोज करो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बाहर यहां करंट है और आपने इसकी अर्थिंग नहीं कर रखी है, अर्थिंग नहीं करी है, तो आप जैसे टच करेंगे आप कांटेक्ट में आएंगे अर्थ के, और जैसे अर्थ के कांटेक्ट में आएंगे तो आप सर्किट के अंदर आ गए, पूरा आपसे एक सर्किट बन गया, सर्किट बना तो आपको लगेगा झटका, शॉक। ठीक है ना, तो अगर ऐसा हुआ तो आप हो जाएंगे वंस अपॉन अ टाइम, आप मैं पहले ऐसा था और फिर मैं ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए, मैं नई प्रेस लाया और उससे झटका खा के मैं ऐसा हो गया, पहले मैं ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, आप इसको देख लेना एक बार। ओवरलोडिंग मतलब बहुत सारा करंट एक साथ हो जाना सर्किट में, शॉर्ट सर्किटिंग मतलब दोनों का आपस में जुड़ जाना वायर्स का, लाइव और न्यूट्रल का। ठीक है, प्रिवेंशन क्या करना है, प्रॉपर वायरिंग करनी है,
फ्यूजेस लगाने हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करने हैं और अवॉइड यूजिंग मल्टीपल हाई पावर डिवाइसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट। भाई एक ही सॉकेट पे बहुत सारी चीजें मत चलाओ, ठीक है। मैंने कईयों के घर में देखा है कि एक सॉकेट होता है, एक सॉकेट पे पहले लगाएंगे थ्री पिन, अब थ्री पिन में एक टीवी का यहां डाल दिया, फिर इधर से एक और लगा दिया, इधर से साउंड सिस्टम लगा दिया और ऊपर से कब हुआ प्रेस लगा दी। ले भाई ये सब के सब एक ही सॉकेट पे। अब बेटा एक सॉकेट पे तो आपको पता है एक लाइव वायर और एक आपकी न्यूट्रल वायर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा हाई करंट बियर नहीं कर सकती है। ओवरलोडिंग होगी, हीटिंग होगी, जल जाएगा वायर और फिर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं भाई, इतना ही है आपके कोर्स में, ठीक है। तो आज के लिए हमारा डे 2 की जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो होता है एंड। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके बाय।